अब देखिए ये वीडियो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ना ही इसमें कोई ग्राफिक्स एनिमेशन होंगे और ना ही कोई बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन अगर आपने ये बोरिंग वीडियो लास्ट तक देखा तो न सिर्फ रशिया की हिस्ट्री, रशिया की ज्योग्राफी, बल्कि पूरी दुनिया की पावर डायनामिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स को आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दिस वीडियो इज अबाउट द विंटर्स ऑफ रशिया। दोस्तों माना जाता है कि वार अगेंस्ट रशिया इज द वार अगेंस्ट नेचर। मतलब अगर आप रशिया के खिलाफ जंग छेड़ रहे हो तो समझो कि ये जंग रशिया के साथ नहीं बल्कि नेचर के साथ है। अब आप भी देख रहे हैं पिछले 4 सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, जो कि अगर डीपली देखा जाए तो ये रशिया और यूक्रेन के बीच का जंग नहीं बल्कि रशिया वर्सेस एंटायर वेस्ट की जंग है। क्योंकि आप देखो यूक्रेन के पीठ पीछे पूरा यूरोप खड़ा है, इंक्लूडिंग अमेरिका। अब कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि इतनी सारी नेटो कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका रशिया को क्यों नहीं हरा पाई। रशिया पर एटलीस्ट प्रेशर तो डालना था, प्रेशर तक नहीं डाल पाई वो रशिया पर। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? मॉडर्न टाइम्स में अगर देखा जाए तो रशियन इकोनॉमी एक वार इकोनॉमी है। मींस आप उनका ब्लॉकेड करो, उन पर सैंक्शंस लगाओ, तब भी रशिया की इकोनॉमी इतनी वोलेटाइल है कि वो अपने लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल ही लेती हैं अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। लेकिन ये तो बस आज की बात है। आप पिछले कई सेंचुरीज में देखो किसी ने भी रशिया पर अटैक करने की कभी जरूरत नहीं की, और अगर किसी ने किया भी तो रशिया के अंदर ही वो मारा गया। फिर चाहे वो कोई भी एम्पायर हो, कोई भी मिलिट्री जनरल हो, जिसने भी रशिया के अंदर एंटर करने की कोशिश की सबके सब मारे गए। और इसमें 2 बड़े नाम सामने आते हैं। पहला है नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा है अडोल्फ हिटलर। नेपोलियन बोनापार्ट जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे जांबाज मिलिट्री कमांडर माना जाता था, उसको भी रशिया में ऐसी डिफीट मिली कि जिसने लिटरली नेपोलियन की कमर तोड़ के रख दी। और फिर अभी से बस एक ही सेंचुरी पहले अडोल्फ हिटलर के बारे में तो सबको पता है कि कितना पावरफुल था। हिटलर को भी अगर किसी ने हराया तो ना वो अमेरिका था और ना ही ग्रेट ब्रिटेन, दैट वाज रशिया। और मजे की बात पता है क्या है? चाहे नेपोलियन हो, अडोल्फ हिटलर हो या कोई भी मिलिट्री कमांडर हो जिसने रशिया के खिलाफ जंग छेड़ी, तो रशिया ने अपने किसी भी मिलिट्री कमांडर या किसी भी वेपन को सामने नहीं लाया। तो रशिया के पास कोई भी बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर नहीं था और ना ही रशिया के पास कोई यूनिक वेपन था जिससे वो इन इन्वेडर्स को हरा सकते थे। बल्कि रशिया के पास एक नेचुरल वेपन है, एक नेचुरल टूल है जिसकी वजह से कोई भी रशिया पर अटैक नहीं कर सकता, एंड दैट इज रशियन विंटर। नवंबर से लेके मार्च तक इन 4 महीनों में कोई भी रशिया पर अटैक नहीं कर सकता। यहाँ अगर अटैक कर भी ले तो रशिया पर कब्जा नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा वो वहीं पे मारा जाएगा। अब यही रशिया का विंटर कितना हारिश है और कैसे इन विंटर्स ने नेपोलियन और हिटलर की कमर तोड़ के रख दी, इन 2 कमांडर्स की स्टोरीज को हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। अब पहले जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की स्टोरी को। कहानी शुरू होती है 1810 में, जब नेपोलियन बोनापार्ट अपने पावर में पीक पर था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नेपोलियन ने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, और जो कंट्रीज नेपोलियन के कब्जे में नहीं थी वहां पर भी नेपोलियन के ही पर्पेटस रूल कर रहे थे। और न सिर्फ यूरोप बल्कि नीचे इजिप्ट पर भी नेपोलियन का ही कब्जा था। अब आप यहाँ पर नेपोलियन का पावर समझो। अब देखिए ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है कि ब्रिटिशर्स का कब्जा था इंडिया पर, उनकी भी कॉलोनी थी वर्ल्ड वाइड। जितना कब्जा नेपोलियन का इजिप्ट पर था, मिडिल ईस्ट पर था, उससे ज्यादा कब्जा तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कर रखा था। यहाँ पूरा सब कंटिनेंट ब्रिटिशर्स के ही कब्जे में था। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस थी। डिफरेंस ये थी कि जो ब्रिटिशर्स की एम्पायर थी इंडिया में, जिसे हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर वो ब्रिटिशर्स की एम्पायर बनी, वो किसी एक कमांडर, किसी एक रूलर ने नहीं बनाई थी, बल्कि ब्रिटिशर्स ने वो कई सेंचुरीज की डिप्लोमेसी और जंगों से हासिल की थी। जबकि नेपोलियन का केस इससे बिल्कुल डिफरेंट था। जिस टाइम पर नेपोलियन रूलर बनता है, आपको पता है पहले 1789 में होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बहुत ही ब्लडी वार के बाद फिर आता है वो रॉबस्पियर का रेन ऑफ टेरर। उसके बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट गद्दी पर कब्जा करता है। ये आपने पढ़ाई होगा क्लास 9th की हिस्ट्री में। तो यहाँ पर आप समझो जिस टाइम पर नेपोलियन का कब्जा फ्रांस पर हुआ, फ्रांस एक बहुत ही कमजोर, एक बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। और फिर जो ये एम्पायर बनी, इस पूरी एम्पायर को नेपोलियन बोनापार्ट ने अकेले अपने दम पे खड़ा किया था, और वो भी सिर्फ 10-15 सालों में। अब आप यहाँ पर समझो, एक तरफ से ब्रिटिशर्स की एम्पायर जिसको बनाने में 200-300 साल लगे थे, और दूसरी तरफ से नेपोलियन बोनापार्ट की एम्पायर जो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सालों में बनी थी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि नेपोलियन की क्या लेगेसी थी, नेपोलियन का क्या पावर था। तो पूरे यूरोप और इजिप्ट पर कब्जा करने के बाद अब पूरे यूरोप में बस एक ही कंट्री थी जहां पर नेपोलियन का कब्जा नहीं था, और वो कंट्री कौन थी? द ग्रेट ब्रिटेन। अब आप समझो, अगर नेपोलियन को ब्रिटेन पर हमला करना था तो ये 2 कंट्रीज के बीच में जंग नहीं होती, बल्कि 2 एम्पायर्स के बीच में जंग होने वाली थी। क्योंकि एक तरफ थी नेपोलियन की एम्पायर जो उसने पूरी अपनी दम पे खड़ी की थी, और दूसरी तरफ से ब्रिटिशर्स की एम्पायर जो उन्होंने पिछले 300 सालों से बनाई थी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि यूनाइटेड किंगडम एक आइलैंड कंट्री है, आपको पता है उसका लैंड रूट लगभग किसी भी कंट्री के साथ नहीं मिलता। तो इस वजह से यूके पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल था। नेपोलियन के पास उस टाइप की नेवी नहीं थी जो कि इतने बड़े ग्रेट ब्रिटेन वाली एम्पायर को हरा सके। लेकिन यहाँ पर दूसरी
तरफ ग्रेट ब्रिटेन का भी एक वीक जोन था। वीक जोन ये था कि अगर ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री है तो ग्रेट ब्रिटेन को मजबूरी में यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना पड़ता था और ये ट्रेड रूट सिर्फ समंदर से होते हुए गुजरता था। तो यहाँ पर नेपोलियन ने सोचा कि अगर मैं ग्रेट ब्रिटेन पर कब्जा करूं, पहले ही मेरे पास नेवी तो है नहीं और दूसरी बात अब बहुत बड़ी एम्पायर पर कब्जा करना है, तो यहाँ पर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि मुझे सक्सेस मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर मेरी ही डिफीट हो जाए, क्योंकि बाकी दूसरी कंट्रीज पर जहां पर उसने कब्जा किया था वो बस कंट्रीज थी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम एक पूरी एम्पायर थी। इस वजह से नेपोलियन ने कब्जा करने के बजाय यहाँ पर एक दूसरा प्लान बनाया। नेपोलियन ने प्लान किया कि ग्रेट ब्रिटेन जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है उन सभी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ आप ट्रेड मत करो। इस तरह से अगर ग्रेट ब्रिटेन के सभी ट्रेड रूट्स खत्म होंगे तो कंट्री अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगी और वो नेपोलियन के सामने सरेंडर करेंगे। अब नेपोलियन का प्लान बिल्कुल सही था और दूसरी बात यूरोप की सभी कंट्रीज नेपोलियन के सामने झुक गई और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि आज से कोई भी कंट्री ग्रेट ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगी। मीन्स वो नेपोलियन के झोली में गिर गए। लेकिन इस पूरे यूरोप के अलावा एक और कंट्री थी जो यूके के साथ ट्रेड करती थी एंड दैट कंट्री वाज रशिया। पूरे यूरोप को नेपोलियन ने कन्विंस किया कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करना है, तो यूरोप में किसी भी कंट्री में इतना दम नहीं था कि वो नेपोलियन के ऑर्डर्स को ठुकराए। इस वजह से यूके का पूरा ब्लॉकेड हुआ। अब वो बस नेपोलियन के सामने सरेंडर करने ही वाले थे। दूसरी तरफ से रशिया ने अपना ट्रेड कंटिन्यू रखा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप समझो कि यूके में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन के लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर रशिया की कंडीशन आप समझो। रशिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था एंड दैट वाज एग्रीकल्चर। रशिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी, रशिया में था एग्रीकल्चर और ब्रिटेन में सिर्फ इंडस्ट्रीज थी, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं था। तो एक तरफ से डिमांड, एक तरफ से सप्लाई। रशिया के पास रॉ मटेरियल था जिसे ब्रिटेन के लोग फिर इंडस्ट्रीज में यूज करके फाइन प्रोडक्ट्स बनाते और दूसरी तरफ से फिर वही प्रोडक्ट्स रशिया को बेचते। इस तरह से नेपोलियन ने जो पूरा ब्लॉकेड किया था ग्रेट ब्रिटेन का, उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो ये सब देख के नेपोलियन का दिमाग खराब हुआ। उसने सोचा मैंने इतनी मेहनत की पूरे यूरोप को कन्विंस करने में और दूसरी तरफ से रशिया ने मेरे पूरे प्लान को चौपट किया। तो यही वो पॉइंट ऑफ टाइम था जब नेपोलियन ने डिसाइड किया कि अब वो रशिया पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर नेपोलियन का ये इंटेंशन नहीं था कि वो रशिया में जाके वहां पर कब्जा करेगा। नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। नेपोलियन कब्जा नहीं करना चाहता था। नेपोलियन का इंटेंशन बस इतना था कि रशिया में जाके वो पूरे मॉस्को को डिस्ट्रॉय करेगा और डिस्ट्रॉय करके मॉस्को की गवर्नमेंट, रशिया की गवर्नमेंट नेपोलियन के सामने सरेंडर करेगी। फाइनली डेट आता है 1812। नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई जिसे द ग्रैंड आर्मी कहा जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 4.5 लाख सोल्जर्स थे और वो भी अकेले फ्रांस के नहीं बल्कि पूरे यूरोप से बुला बुला के नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई जिसमें 4.5 लाख सोल्जर्स थे, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग एथनिसिटीज से। तो कुछ टाइम तक प्रेपरेशन करने के बाद नेपोलियन ने स्ट्रेटजी बनाई कि वो रशिया के ऊपर अटैक करेगा और ये अटैक, ये पूरा इन्वेजन नेपोलियन ने प्लान किया बस 3 वीक्स के अंदर। नेपोलियन का ख्याल ये था कि सिर्फ और सिर्फ 3 वीक्स के अंदर, 21 डेज के अंदर वो पूरे रशिया को डिस्ट्रॉय करेगा। तो फाइनली डेट आती है 24 जून 1812 जब नेपोलियन ने रशिया के ऊपर अटैक किया। सबसे पहला अटैक नेपोलियन ने रशिया के शहर विल्ना पे किया। अब यहाँ पर देखिए कि ये कोई सरप्राइज अटैक नहीं था, बल्कि नेपोलियन ने पहले ही रशियंस को कहा था कि रशिया के ऊपर अटैक होने वाला है। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि अटैक की तो खास बात यही होती है कि अगर वो सरप्राइज हो कि दुश्मन को ये जानने का मौका ही नहीं मिले कहां से अटैक हुआ। फिर नेपोलियन ने इस चीज को एक्सप्रेस क्यों किया, उसका भी रीजन मैंने पहले ही बोला। दिस अटैक वाज नॉट जस्ट टू कनकर द रशिया, बल्कि ये अटैक बस प्रेशराइज करने के लिए था। तो इस वजह से जब विल्ना पर अटैक हुआ, नेपोलियन को लगा पूरे रशिया की आर्मी इंक्लूडिंग द रशिया का किंग वो यही विल्ना में ही होगा, पूरे रशिया की आर्मी यहीं पर हमारे साथ मुकाबला करेगी। लेकिन नेपोलियन जब विल्ना पहुंचता है वहां बस चंद कुछ सोल्जर्स ही थे। उनको आसानी से नेपोलियन की बहुत बड़ी ग्रैंड आर्मी ने हराया, उन सबको मार गिराया और विल्ना पर कब्जा नहीं किया। बस कुछ सोल्जर्स नेपोलियन ने विल्ना पर छोड़े और आगे रशिया की तरफ बढ़ने लगा। नेपोलियन ने आगे जाकर एक और रशिया के बड़े शहर पर हमला किया जहां पर उसे लगा कि यहाँ पर रशिया की आर्मी थी, लेकिन वहां पर भी सेम कंडीशन, बस चंद कुछ सोल्जर्स थे जिन्हें यहाँ तो नेपोलियन ने आसानी से हराया या वो वहां पर सरेंडर कर गए। इसके बाद आगे बढ़ता रहा नेपोलियन, आगे बढ़ता रहा, एक और सिटी, एक और शहर इसी तरह से नेपोलियन के कंट्रोल में आता गया। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन ने जो भी अटैक्स किए उसे वहां पर एक खास पैटर्न नजर आ रहा था। वो ये था कि एक तो हर शहर में सोल्जर्स कम होते हैं और दूसरा जिस शहर पर वो हमला करता है
ना ही उस शहर में कोई जानवर था और ना ही कुछ फसल। वहाँ के मैक्सिमम लोग पहले ही शहरों से भाग चुके होते थे और अपना जो भी लाइफ स्टॉक था उनको भी अपने साथ लेके जाते थे। इस वजह से अटैक के कुछ ही दिनों के अंदर नेपोलियन की आर्मी में फूड की कमी पड़ गई, क्योंकि नेपोलियन की एक स्पेशल स्ट्रेटजी थी, वो कभी भी खाना साथ नहीं लेके जाता था, बल्कि जहां पर अटैक करता था फिर वहीं पर लूट मार करके वहां से वो खाना जमा करता था। लेकिन नेपोलियन यहाँ पर ना ही कोई जानवर मिल रहा था और ना ही कुछ खाने के लिए, बल्कि लोग वहां से भाग चुके होते थे। इसी तरह से नेपोलियन इस मजबूरी में आगे बढ़ता गया। अब नेपोलियन का फाइनल टारगेट था कि मॉस्को में जाना है, क्योंकि आज भी रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को ही है और उस टाइम पर भी रशिया का मेन शहर मॉस्को ही हुआ करता था और रशिया का किंग भी मॉस्को में ही होता था। तो नेपोलियन की आर्मी जो पहले ही भूख की वजह से मर रही थी और काफी ज्यादा थक चुकी थी, फाइनली 10 सितंबर 1812 को मॉस्को तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पर नेपोलियन की स्पेकुलेशन यही थी कि मॉस्को को जलाकर वो पूरे रशिया पर कब्जा कर लेगा। लेकिन यहाँ आते नेपोलियन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो झटका ये था कि जब वो मॉस्को में पहुंचा वहां पर कोई इंसान ही नहीं था। दूसरे शहरों पर जब नेपोलियन ने कब्जा किया एटलीस्ट वहां पर कुछ सोल्जर्स तो थे, लेकिन मॉस्को जब वो पहुंचा वहां पर कुछ बचा ही नहीं था, बल्कि रशिया के लोगों ने खुद ही पूरे मॉस्को शहर को आग में भस्म कर दिया था। नेपोलियन को सिर्फ वहां पर आग और कुछ राख मिली। नेपोलियन खुद भी मॉस्को को जलाना चाहता था, लेकिन वहां पर पहुंच के देखता है कि यहाँ तो पहले से ही सब कुछ जल चुका है। तो यहाँ से नेपोलियन की परेशानी बढ़ने लगी। नेपोलियन हैरान हुआ कि अगर रशिया की कैपिटल सिटी ही खाली है फिर बाकी के लोग गए कहाँ। तो कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक नेपोलियन मॉस्को में रहता है। उसको लगा कि शायद मैंने पूरे रशिया पर कब्जा किया, जो कि सच भी था। जिस शहर में गया था उस शहर पर नेपोलियन का ही, फ्रांस का ही झंडा लहरा रहा था। अब मॉस्को भी पूरा आग में जल चुका था, तो पूरी तरह से रशिया तो खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर रशिया का जो किंग था, रशिया का जो जार था, वो एक बाजीगर निकलता है, क्योंकि जो हार के बाद बाजी को जीतता है उसी को तो बाजीगर कहते हैं। दरअसल रशियन किंग की पहले से ये स्ट्रेटजी थी कि जिस शहर में नेपोलियन आएगा उसको आसानी से कंकर करने देना है। पहले एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, जब तक कि पूरा वो रशिया के अंदर पेनिट्रेट होता गया, यहाँ तक कि वो मॉस्को तक भी पहुंचा। अब नेपोलियन को क्या लगा, पूरे रशिया पर कब्जा हो गया। नेपोलियन को यही लग रहा था कि अब मैं वापस फ्रांस पहुंचूंगा और रशिया का किंग हार मान के मेरे सामने सरेंडर करेगा। लेकिन नेपोलियन को क्या पता था कि वो ट्रैप में फंस चुका है। वो ट्रैप ये है कि अब मॉस्को से नेपोलियन को वापस जाना था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत थी, पहले ही मैंने बोला कि नेपोलियन की आर्मी जो थी उसमें खाने की कमी पड़ गई थी। कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा था। उन्हें लगा था कि वो मॉस्को में खाना खाएंगे, मॉस्को में तो चारों तरफ से आग था। अब नेपोलियन ने वापस जाने का फैसला किया। अब यहाँ पर नेपोलियन के 1 लाख सोल्जर्स मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे और खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। बट दिस वॉज जस्ट द बिगनिंग ऑफ वॉर। अब रशियन यहाँ से आगे आते हैं। नेपोलियन की आर्मी जहां जहां से आगे बढ़ती है वो बहुत तेजी से यहाँ रशिया से वापस भागना चाहते थे, लेकिन वो जहां जहां से आते थे पीछे से गोरेला फाइटर्स उन पर अटैक करते थे। वो गोरेला फाइटर्स थे यही रशिया की आर्मी। रशिया की आर्मी किसी ओपन बैटल में उनके साथ नहीं लड़ती, क्योंकि भले ही नेपोलियन के पास 1 ही लाख सोल्जर्स थे, लेकिन वो पूरे यूरोप से आए हुए थे और अगर वो ओपन फील्ड में लड़ते यहाँ पर रशियंस का भी नुकसान हो जाता और नेपोलियन का भी। लेकिन यहाँ पर रशियंस ने एक अजीब सी गोरेला फाइट स्टार्ट की। नेपोलियन की आर्मी सामने चलती है और कुछ रशियन सोल्जर्स अचानक से उन पर हमला करके नेपोलियन की पूरी आर्मी का सफाया करते थे और खत्म करके फिर वापस गायब हो जाते थे। नेपोलियन थोड़ा और आगे चलता था, आर्मी पर एक और अटैक हो रहा था, एक और अटैक हो रहा था। इस तरह से अब देखो यहाँ पर नेपोलियन की सिचुएशन, आप देखो उसकी आर्मी की, वो किसी के साथ लड़ भी नहीं सकते थे। किसके साथ लड़ते, वहां से 10 या 15 सोल्जर्स बहुत तेजी के साथ आते थे, इनको मार गिरा कर फिर से वापस गायब हो जाते थे। नेपोलियन पर वापस अटैक भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो 10 सोल्जर्स के लिए पूरी 1 लाख की आर्मी को किसी दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं मोड़ सकता था, और दूसरी तरफ खाने की भी कमी पड़ रही थी। यहाँ पर हिस्टोरियंस लिखते हैं कि नेपोलियन के जो सोल्जर्स थे इनके पास खाने की इतनी कमी थी कि जो इनके अपने घोड़े थे, इन्होंने इन्हें अपने घोड़ों को मारना शुरू किया और इन्हीं घोड़ों का गोश्त खाते थे। फिर जब इससे भी उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होती तो जो सोल्जर्स मारे जाते थे, भूख की वजह से जो मरते थे, फिर वो दूसरे सोल्जर्स उन्हीं का गोश्त खाते थे। इंसान का गोश्त खाता था जस्ट जिंदा रहने के लिए। आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि मेंटली कितना टॉर्चर हो रहा होगा नेपोलियन की आर्मी के ऊपर। और इन सब की जुबान पर बस एक ही स्टेटमेंट था, विंटर इज कमिंग। अब यहाँ पर रशिया का असली सिपह सालार सामने आता है, एंड दैट वाज द विंटर ऑफ रशिया। यहाँ पर अब विंटर ने पूरी तरह से नेपोलियन की आर्मी को क्रश किया। वो इस रशियन एनवायरनमेंट के साथ, रशिया की सर्दी के साथ कंपेटिबल नहीं थे। मैंने बोला जब वार स्टार्ट हुआ था, नेपोलियन ने स्टार्ट की थी 3 वीक्स की स्ट्रेटजी, 21 डेज की, लेकिन यहाँ पर नवंबर का महीना भी आता है
और जैसे ही नवंबर का महीना रशिया में आता है, चारों तरफ से बर्फ पड़ने लगी और सब कुछ जमने लगा। अब नेपोलियन के सोल्जर्स के पास समर की यूनिफॉर्म थी क्योंकि वो जून के महीने में निकले थे, लेकिन यहाँ पर सर्दी की वजह से उनकी बॉडी की चर्बी फ्रीज हुई। सोल्जर्स जब बर्फ के ऊपर चलते थे तो उनके पैर जम जाते थे। और दूसरी तरफ रशिया के गुरेला फाइटर्स, इन्होंने भी अटैक्स बढ़ाना शुरू किए। दूसरी तरफ से आर्मी अपना गन भी यूज नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि गन की जो ग्रिप होती है वो आयरन की बनी होती थी। आयरन यहाँ पर सर्दी की वजह से काम नहीं करता था। जैसे ही नेपोलियन के सोल्जर्स इस आयरन की ग्रिप पर हाथ रखते थे तो इनका हाथ ही जम जाता था सर्दी की वजह से, क्योंकि रशिया के जिन इलाकों में ये चलते थे वहां पर टेम्परेचर -20 होता था, -20, -30 होता था। नेपोलियन की आर्मी तड़प तड़प के मारने लगी। और इससे भी अजीब बात, जब चीजों पर बर्फ पड़ती है तो नीचे दिखाई नहीं देता था कि सामने पत्थर है या क्या है, खाई है। ऊपर एक बर्फ की एक पतली सी परत होती थी। नेपोलियन की आर्मी के साथ मल्टीपल टाइम्स ये भी हुआ, जब वो बर्फ के ऊपर घोड़ों के साथ तेजी से चलते थे तो अचानक से बर्फ टूटकर नीचे वो नदी में गिरते थे। एक्चुअल में होती वो नदी थी, लेकिन बर्फ की वजह से ऊपर वो थोड़ी सी जम गई होती थी। तो नेपोलियन के सोल्जर्स उसी पानी में गिर जाते थे और मैक्सिमम नेपोलियन के सोल्जर्स इसी वजह से मारे गए। फिर जो पानी से वापस बाहर निकलते भी थे, उनकी बॉडी पर जो पानी होता था उसी की वजह से वो फ्रीज हो जाते थे। अब यहाँ पर आप नेपोलियन की आर्मी को देखो, मॉरली वो क्रैश हो चुके हैं। न उन्होंने कुछ खाया है न पिया है, बीमारी उन पर हावी हो चुकी थी। सामने से अगर वो चलने की कोशिश करते तो बर्फ उनका रास्ता रोकता था और पीछे से रशिया की आर्मी उनके पीछे लगी हुई थी। ना ही ये लोग बचने के काबिल थे और ना ही मरने के। आर्मी की हालत इतनी खराब हुई कि जो बचे कुचे 1 लाख सोल्जर्स थे, उनमें से भी 50,000 सोल्जर्स इन्हीं सिचुएशंस में मारे जाते हैं। अब नेपोलियन के पास थे सिर्फ 45,000 सोल्जर्स। आगे आगे ये आर्मी चलती थी और पीछे से इनके लाशें गिरती थी। और इसके ऊपर नेपोलियन को एक और न्यूज मिलती है कि फ्रांस में रिवोल्ट हो चुका है। बाकी जो दूसरे नेपोलियन के सिपाही थे फ्रांस में, उन्होंने रिवोल्ट करके नेपोलियन की गद्दी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो इसी बगावत को कुचलने के लिए नेपोलियन ने अपनी आर्मी को अबंडन किया। जो भी आर्मी थी, नेपोलियन ने अपनी कमान छोड़ के वो अकेले अपने कुछ सिपाहियों के साथ वापस पेरिस भाग जाता है। और 10 दिनों के बाद नेपोलियन की ये बची कुची आर्मी भी यूरोप तक पहुंच जाती है। जब ये गए थे, इसे कहा गया था द ग्रैंड आर्मी, जिसमें 4.5 लाख सोल्जर्स थे, लेकिन वापस आते हैं सिर्फ 45,000 सोल्जर्स। अब इन सोल्जर्स को किसने मारा? ना ही रशियन आर्मी ने, ना ही कोई ऊपर की ताकत थी, जस्ट द विंटर्स ऑफ रशिया। यही वजह है कि कहा जाता है वार अगेंस्ट रशिया इज द वार अगेंस्ट नेचर। रशिया पर अटैक करने से पहले नेपोलियन को अनडिफीटेड माना जाता था, लेकिन इस अटैक की वजह से नेपोलियन की पूरी आर्मी क्रैश हो जाती है। नेपोलियन का जो अनडिफीटेड वाला अटैक था, वो सारा प्राइड भी नेपोलियन का खत्म हो जाता है। और फिर 2 साल बाद 1915 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। और यही रशिया पर अटैक करना नेपोलियन को इतना भारी पड़ा कि उसकी एम्पायर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हुई। अब ये थी नेपोलियन की स्टोरी। अब बात करते हैं हिटलर की। अब ये कहानी है आज से जस्ट 100 साल पहले की, जब हिटलर ने नेपोलियन की तरह पूरे यूरोप पर कब्जा कर रखा था। लेकिन यहाँ पर सेम पैटर्न, जैसे नेपोलियन ने बस एक कंट्री पर अटैक नहीं किया था, एक कंट्री को वो इन्वेड नहीं कर पाया था, और वो कंट्री थी यूनाइटेड किंगडम। सेम वाज द केस विद एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने भी पूरे यूरोप को ऑलमोस्ट कब्जा लिया था, और जहां जहां पर हिटलर का कब्जा नहीं था, वहां पर हिटलर की कठपुतलियां रूल कर रही थी। जैसे इटली में हिटलर की तरह एक कठपुतली मुसोलिनी रूल कर रहा था, तो इस तरह से हिटलर का इन्फ्लुएंस लगभग पूरे यूरोप पर हो चुका था। अब यहाँ पर वही सवाल और वही जवाब कि हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन पर हमला क्यों नहीं किया। सेम रीजन, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन कोई एक कंट्री नहीं बल्कि एक एम्पायर हुआ करती थी। उस टाइम पर इंडिया पर भी ग्रेट ब्रिटेन का ही रोल था, यूके का रोल था। तो हिटलर भी नेपोलियन की तरह ग्रेट ब्रिटेन पर हमला किए बगैर ही उस पर कब्जा करना चाहता था, बल्कि उन्हें अपने प्रेशर में लाकर सरेंडर पर मजबूर करना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया कि पूरे यूरोप पर तो पहले कब्जा कर लिया, जिससे ब्रिटेन को भी अपनी जगह एहसास था कि अब हिटलर कोई सिंपल सा कोई रूलर नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में सबसे बड़ा डिक्टेटर है हिटलर। अब यहाँ पर हिटलर का कॉन्फिडेंस आप देखिए, बिना अटैक किए ही उसने ग्रेट ब्रिटेन को कहा कि मेरे सामने हथियार डालो, मेरे सामने सरेंडर करो। जस्ट इमेजिन, हिटलर 19 मैं आपको आगे बताऊंगा ये कहानी कि जर्मनी को हिटलर ने कहां से कहां तक उठाया था, जर्मनी के हालात कितने खराब थे। और कुछ 4-5 साल के बाद ही जैसे ही हिटलर में पावर में आया, तो ब्रिटेन को बोलने लगा कि जर्मनी के सामने सरेंडर करो। अब यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन टोटली रिफ्यूज्ड, उन्होंने ना हिटलर पर अटैक किया और ना ही हिटलर के सामने सरेंडर किया। तो बिना अटैक किए ही हिटलर भी अब ब्रिटेन पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया कि अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया। पहले ऑस्ट्रिया, फिर पोलैंड, फिर दूसरे के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सबको हिटलर ने अपनी कंट्री में मर्ज किया। अब यहाँ पर बचा था पोलैंड। तो पोलैंड पर अटैक करने से पहले हिटलर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया यूएसएसआर के साथ, सोवियत यूनियन के साथ। उसने सोवियत यूनियन के साथ एक पैक्ट किया कि अगर मैं पोलैंड पर अटैक करूं या किसी भी यूरोपियन कंट्री पर अटैक करूं, अब बात पोलैंड की यही थी कि उसका बॉर्डर रशिया के साथ लगता था। तो हिटलर ने यूएसएसआर के साथ पैक्ट किया कि अगर मैंने पोलैंड पर अटैक किया तो आप वहां से कुछ मत करना,
अगर हमला सक्सेसफुल हुआ तो आधा पोलैंड आपका और आधा पोलैंड हमारा। अब बस जर्मनी के खिलाफ कभी मत लड़ना। तो जर्मनी और रशिया के बीच में एक पीस पैक्ट साइन हो चुका था। ना ही कभी जर्मनी रशिया पर अटैक कर सकता था और ना ही कभी रशिया जर्मनी पर अटैक करता। तो यहाँ पर अब पूरे यूरोप में हिटलर का एक ही दुश्मन बच चुका था, एंड दैट वाज ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि रशिया के साथ पीस पैक्ट। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन सरेंडर करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो अब इस चीज को काउंटर करने के लिए हिटलर ने भी वही प्लान बनाया जो नेपोलियन का था। हिटलर ने भी सोचा कि मैं यूएसएसआर पर जाके अटैक करूंगा। जब यूएसएसआर पर अटैक होगा, जैसे नेपोलियन को कब्जा नहीं करना था, बस रशिया को प्रेशराइज करना था, अपने सामने झुकाना था। हिटलर भी यही चाहता था कि रशिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर झुकाए, जिस वजह से फिर ग्रेट ब्रिटेन पर अपने आप ही दबाव आ जाएगा, क्योंकि पूरे यूरोप पर, पूरे रशिया पर फिर हिटलर की सुप्रीमेसी होती। तो ग्रेट ब्रिटेन के पास फिर सरेंडर करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही हिटलर ने रशिया पर अटैक किया तो हिटलर की आर्मी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब वो कहानी क्या है? हिटलर ने प्लान बनाया कि वो रशिया के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन हिटलर के अपने कमांडर्स जो थे, अपने जनरल्स जो थे, उनने हिटलर से कहा था कि मत कर लाला, मत कर, क्योंकि रशिया पर अटैक करना, रशिया पर कब्जा करना कोई आसान बात नहीं है। अब रशिया का मैप ही देखो, कहाँ मतलब किस पर अटैक करोगे? दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, फिर रशिया की ज्योग्राफी, रशिया का क्लाइमेट। हिटलर के कमांडर्स ने उससे कहा था कि रशिया पर अटैक करना, इस पर कब्जा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जो आर्मी है ये यूरोप में लड़ती है, यूरोप की ज्योग्राफी में लड़ती है, प्लेन मैदानों में लड़ती है। रशिया की इन पहाड़ियों में, रशिया की इस बर्फ में ये नहीं लड़ सकते। लेकिन दूसरी तरफ से हिटलर का ईगो, हिटलर का प्राइड, वो भी आसमान छू रहा था, क्योंकि इससे पहले हिटलर ने ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, फिनलैंड, इन सभी कंट्रीज पर हिटलर ने कब्जा किया था। इस वजह से हिटलर का ईगो भी, हिटलर का कॉन्फिडेंस भी आसमान छू रहा था। लेकिन ये अटैक्स बिल्कुल डिफरेंट थे। सुबह हिटलर की आर्मी अटैक करती थी, शाम तक पूरी कंट्री पर हिटलर का कब्जा हो जाता था। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन तक उन्हें फाइट करनी पड़ती थी, क्योंकि हिटलर ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटजी पर अटैक करता था। अब ये ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटजी क्या है? पहले ये अटैक सरप्राइज होता था, मींस अनएक्सपेक्टेड होता था, जिसकी वजह से एनिमी कंट्री इस अटैक को सहने के लिए काबिल नहीं होती थी, वो इसके लिए रेडी नहीं होती थी। इसके बाद अटैक में बहुत ज्यादा स्पीड होती थी। जब तक उन्हें संभलने का मौका मिलता तब तक ये अटैक पूरी तरह से फैल चुका होता था। और अटैक में होती थी कंसंट्रेशन ऑफ बिग आर्मी, मींस जहां पर 10 सोल्जर्स की जरूरत होती थी, हिटलर वहां पर 1000 सोल्जर्स को भेजता था। इसके बाद होता था पेनिट्रेशन थ्रू वीक जोन, मतलब कंट्री का जो वीक जोन है, जहां पर आर्मी नहीं है या जहां का बॉर्डर बहुत सिंपल है, उससे पेनिट्रेट किया जा सकता था। हिटलर की पूरी आर्मी स्पीड के साथ सरप्राइज में वहीं से एंटर होती थी, और फिर जितना आगे हो सकता था तेजी के साथ आगे बढ़ते थे। और लास्ट में होता था डिसरप्ट एंड डिसमेंटल, मींस जो भी कंट्री के इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उन सबको तबाह करो। अब स्ट्रेटजी को मैं फिर से समराइज करता हूं। हिटलर की बहुत ज्यादा आर्मी अचानक से एक ही वीक जोन पर अटैक करके कंट्री के अंदर चली जाती थी, और सबसे पहले कंट्री की कैपिटल सिटी तक पहुंचकर वहां के इंपॉर्टेंट एसेट्स को तबाह करते थे। इसे होता क्या था कि एनिमी कंट्री को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, और जब कंट्री के इंपॉर्टेंट एसेट्स जैसे पार्लियामेंट, रेडियो स्टेशन, जैसे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे, उन सभी इंपॉर्टेंट जगहों पर हिटलर की आर्मी का कब्जा होता था, तो वो कंट्री हथियार डालने के लिए मजबूर हो जाती थी। इस तरह से हिटलर की आर्मी बिना ज्यादा खून खराब किए ही कब्जा कर लेती थी, क्योंकि आर्मी को लगता था, किंग को लगता था कि हिटलर की आर्मी तो अगर कंट्री में एंटर हो गई, जहां पर उन्होंने अटैक किया, फिर ये सामने नहीं रहता था कि चाहे वो वीक जोन था या स्ट्रांग जोन। बात ये होती है कि कंट्री की आर्मी को शिकस्त हो चुकी है, इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा हो चुका है, अब सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो यही ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटजी हिटलर ने रशिया के लिए भी तैयार की। रशिया का जो वीक जोन है वही से अंदर एंटर होना था, और एंटर होते ही मॉस्को पर कब्जा करना था। लेकिन यहाँ पर रशिया, हिटलर इस चीज को भूल गया था, दैट वार अगेंस्ट रशिया इज द वार अगेंस्ट नेचर। रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि अगर आप तेजी से भी चलोगे, नॉन स्टॉप चलोगे, रात को रुकोगे नहीं और कोई सोएगा नहीं, ना कोई खाना खाएगा और ना ही कोई रेस्ट करेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस चीज को कंसिडर किया जाए कि नॉन स्टॉप वो चलते रहे, फिर भी 84 डेज लगेंगे सिर्फ रशिया के एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंचने के लिए। रशिया पर अटैक करना, उस पर कब्जा करना तो दूर की बात, अकेले रशिया में चलने के लिए 84 डेज लगेंगे। अब एक तरफ रशिया पर अटैक करना इम्पॉसिबल था, और दूसरी तरफ था हिटलर का आसमान छूता हुआ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हिटलर भी कोई छोटा सा बच्चा नहीं था। नो डाउट रशिया पर अटैक करना, रशिया पर कब्जा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर आप समझो कि हिटलर का पावर कितना था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि इस जंग में जितना भी नुकसान हुआ उस सब की भरपाई अब जर्मनी को करनी पड़ेगी। इस वजह से जर्मनी पहले एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले, तो जर्मनी को अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया। उन हिस्सों पर फ्रांस, पोलैंड और ग्रेट ब्रिटेन ने कब्जा किया। इस तरह से पहले जर्मनी एक छोटा सा कंट्री बना। इसके बाद जो भी नुकसान हुआ उस सब की भरपाई जर्मनी को करनी पड़ती थी, तो जर्मनी को फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ लगान देना पड़ता था। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद जर्मनी के लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे थे, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था,
तो कुछ ही टाइम के बाद जो फ्रांस जर्मनी से लगान लेता था, हिटलर ने उसी फ्रांस पर कब्जा किया, उसी को गुलाम बनाया। जस्ट इमेजिन, पूरा गेम पलट के रख दिया 180 डिग्री। कल तक जर्मनी फ्रांस का गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। आज फ्रांस जर्मनी का गुलाम बन चुका था और ब्रिटेन भी हिटलर से डर के बात करता था। तो यहाँ पर हिटलर को और भी अलग ही लेवल का था। इसी के साथ डेट आता है 22 जून 1941 एंड दिस अटैक वाज अंडर द सेम ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटजी कि अटैक बिल्कुल सरप्राइज होना चाहिए एंड दिस वाज एब्सोल्युटली अ सरप्राइज अटैक। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने रशिया के साथ ही पैक्ट किया था कि जर्मनी कभी भी रशिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो सरप्राइज ही था, रशियंस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जर्मनी हम पर अटैक करेगा। तो हिटलर की पहली स्ट्रेटजी सक्सेसफुल, अटैक वाज टोटली सरप्राइज्ड और बहुत ही स्पीड के साथ किया, बहुत बड़ी आर्मी के साथ किया। इस वजह से हिटलर को बहुत ही भारी मार्जिन में विक्ट्री मिलती है। रशियन आर्मी बहुत ही तेजी के साथ शहर छोड़ रही थी। हिटलर का एस्टिमेटेड टाइम था 10 to 11 वीक्स, मींस ऑलमोस्ट 2 महीने का अटैक उसने प्लान किया था। जून में अटैक शुरू हुआ था और सितंबर तक उसे कंप्लीट होना था। इस तरह से जर्मन आर्मी रशिया की विंटर से बच सकती थी। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अटैक बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड चल रहा था। जैसा हिटलर ने प्लान किया था, अटैक बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। लेकिन फिर डेट आता है 16 अगस्त। यहाँ पर जर्मन आर्मी को बहुत ही खतरनाक टक्कर मिला, जिस वजह से बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर विक्ट्री जर्मन के ही नाम होती है। फिर एक एक करके रशिया के दूसरे शहर भी जर्मन आर्मी के सामने सरेंडर कर रहे थे। लेकिन मॉस्को वो अभी भी बहुत ज्यादा दूर था। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट मंथ आता है अक्टूबर का। यहाँ पर हिटलर के कुछ कमांडर्स हिटलर को एडवाइस देते हैं कि अब हमें मॉस्को पर अटैक नहीं करना चाहिए। रशिया पर जितना अटैक हुआ, अब इसको यही छोड़ के हमें वापस जर्मनी आना चाहिए। इसके बाद हम मार्च में फिर से अटैक को रिज्यूम करेंगे, क्योंकि विंटर में हमारे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ से हिटलर का पागलपन, उसने बोला आप क्या विंटर की बात कर रहे हो? मॉस्को में तो विंटर से पहले ही नाजिज्म का फ्लैग लहराना है हमें, आप क्या वापस आने की बात कर रहे हो? तो इस वजह से उन्होंने अटैक को कंटिन्यू रखा। लेकिन यही हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हिटलर की क्या स्ट्रेटजी थी? ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटजी। अटैक सरप्राइज होना चाहिए और स्पीड के साथ होना चाहिए। लेकिन अब वो सरप्राइज वाला एलिमेंट खत्म हो चुका था। अब अटैक करना था मॉस्को पर, लेकिन पूरे रशिया को पहले ही पता लग चुका था कि हिटलर की आर्मी आ रही है। और दूसरा, स्पीड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिटलर की आर्मी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इस वजह से उनमें वो स्पीड नहीं थी जितनी हिटलर ने एक्सपेक्ट की थी। इसके बाद नवंबर का महीना आता है। अब यहाँ पर हिटलर की आर्मी को समझ आता है कि अभी के टाइम पर मॉस्को पर कब्जा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब हमें वापस जाकर पोलैंड में रुकना चाहिए। अगर हम जर्मनी तक नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें पोलैंड में रुकना चाहिए, सो दैट हम कम से कम अपनी जान बचा सके। लेकिन बहुत ही जल्दी उन्हें यह भी रियलाइज हुआ कि अब वो वापस पोलैंड तक भी नहीं जा सके, बिकॉज विंटर इज कमिंग। अब उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वो वापस पोलैंड जाते तो सर्दियों की वजह से वो रास्ते में ही मारे जाते। इस वजह से उन्होंने मजबूरी में मॉस्को का ही प्लान कंटिन्यू रखा। लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से हिटलर की आर्मी बीमार पड़ने लगी। उसके सोल्जर्स चलते चलते अचानक से मर जाते थे, सेम एज विथ नेपोलियन। आगे हिटलर की आर्मी चलती थी, पीछे पीछे उनकी लाशें गिरने लगी। तो अब जब वो मॉस्को के बहुत करीब पहुंचे थे, उन्हें वहीं पर रियलाइज हुआ कि आर्मी पूरी तरह से थक चुकी है। अटैक भी अब सरप्राइज नहीं रहा और सर्दियां वो तो हमें वैसे ही मार रही है। इस वजह से अब हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हिटलर की आर्मी वापस मुड़ती है, पीछे से रशियंस आ गए। रशियंस ने बोला अब लाला आए हो तो थोड़ा चाय पानी पी के जाओ, अब आपको हम खाली थोड़ी जाने देंगे। अब अगर आप जर्मनी से रशिया में आए हो, थोड़ी सी मेहमान नवाजी तो करने दो हमें। तो यहाँ से शुरू होता है मौत का खेल। अब रशियंस ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ पैक्ट किया। पहले पैक्ट था बिटवीन जर्मनी एंड रशिया कि हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब रशिया ने पैक्ट किया ग्रेट ब्रिटेन के साथ कि अब आप जर्मनी को एक तरफ से घेरो और दूसरी तरफ से हम आते हैं। अब हम हिटलर को सिखाएंगे कि अटैक करना क्या होता है। तो यही से वर्ल्ड वार सेकंड की पूरी बाजी पलटने लगी। अभी तक पूरे वार में या फिर पूरी दुनिया में हिटलर का ही पलटावारी था। लेकिन अब जर्मनी के ऊपर एक तरफ से ग्रेट ब्रिटेन ने हमला शुरू किया और दूसरी तरफ जर्मन आर्मी रशिया में फंसी थी, रशिया की सर्दियों में। नवंबर 1943 ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट बैटल, द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, जिसमें एक ही शहर में ऑलमोस्ट 3 लाख सोल्जर्स मारे जाते हैं। जस्ट इमेजिन, एक शहर में 3 लाख सोल्जर्स। क्योंकि स्टालिनग्राड की एक खास अहमियत भी थी। उस टाइम पर रशिया का लीडर कौन था? स्टालिन। स्टालिन खुद स्टालिनग्राड का ही बंदा था, मतलब उसके होम टाउन पर जर्मनीज ने अटैक किया था। इस वजह से रशियंस किसी भी कीमत पर स्टालिनग्राड को नहीं छोड़ सकते थे। हिटलर की एक आर्मी स्टालिनग्राड में मारी जाती है और दूसरी आर्मी यहाँ पर मॉस्को में फंसी थी और मॉस्को से वो वापस जर्मनी भाग रहे थे, उसी तरह से जैसे नेपोलियन की आर्मी वापस भाग रही थी। हिटलर की आर्मी के पास एक तरफ से खाने की कमी थी
और दूसरी तरफ से रशिया का विंटर उन पर कहर बन के बरस रहा था। तो अब होता क्या है, हिटलर की आर्मी वापस जर्मनी की तरफ भाग रही थी। एक तरफ से नेपोलियन की तरह सर्दियों की वजह से मारे जाते थे और पीछे पीछे रशियन आर्मी, रेड आर्मी उन पर अटैक्स कर रही थी। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन और हिटलर में एक डिफरेंस थी। नेपोलियन की आर्मी एटलीस्ट जिंदा वापस तो पहुंची थी फ्रांस में, लेकिन ये जो जर्मन आर्मी थी, हिटलर आर्मी थी, अब रशियन आर्मी ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि पीछे भागते 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 वो बराबर बर्लिन तक पहुंचे, जर्मनी के कैपिटल सिटी तक पहुंचे। जब हिटलर की आर्मी रशिया पर कब्जा करने आई थी, वो मास्को तक नहीं पहुंचे थे। मास्को में हिटलर का झंडा तो नहीं लहराया, लेकिन अब जब रशियन आर्मी जर्मनी में एंटर हो जाती है तो वो लोग बर्लिन में सोवियत यूनियन का झंडा लहराते हैं। ये है उस इंसिडेंट का आइकॉनिक फोटो। और दूसरी तरफ से ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी के अंदर पेंट्रेट कर रहा था। इन्हीं हालात में फिर हिटलर ने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड की और यहीं पर हिटलर का द एंड हो जाता है। रीजन, द विंटर ऑफ रशिया। तो यही विंटर्स रशिया का पावर है। इस वजह से कोई भी रशिया के ऊपर अटैक नहीं करता। रशिया को बोला जाता है बियर, बालू, क्योंकि अगर वो चाहे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च 5 महीने तक वो आराम से सो सकते हैं। कोई रशिया पर अटैक नहीं कर सकता इन महीनों में। रशिया के कुछ शहरों में -60 टू -70, -75 तक टेम्परेचर गिरता है। अब आप खुद ही इमेजिन करो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए या किसी कमांडो के लिए भी -70, -75 में सर्वाइव करना, इस टेम्परेचर में अटैक करना, लड़ना, इट इज टोटली इम्पॉसिबल। यही वजह है कि रशिया का सबसे बड़ा वेपन है रशिया के विंटर्स। आज के टाइम पर भी आप देखो, लगभग 4 साल हो गए रशिया यूक्रेन वार को। एक तरफ है पूरा नेटो इंक्लूडिंग अमेरिका, लेकिन दूसरी तरफ है अकेला रशिया। कुछ नहीं बिगाड़ सकते रशिया का, बिकॉज हिस्ट्री हैज प्रूवन कि जिस किसी ने भी रशिया पर अटैक करने की जरूरत की, वो रशिया में आके मारा जाता है। अब जनरली बोला जाता है कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, बट आई टोटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि मैं इसे ग्रेवयार्ड नहीं मानता। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आपको हिस्ट्री की नॉलेज है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। हिस्ट्री में कोई भी ऐसी एम्पायर नहीं रही है जो अफगानिस्तान में आके खत्म हुई। अब अभी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा था अफगानिस्तान में, फिर ग्रेट ब्रिटेन खत्म हुआ, विच इज टोटली नॉनसेंस। आप देखो, ब्रिटेन ने खुद ही अफगानिस्तान को छोड़ा, उसके बाद फिर अगले 40-50 साल तक ब्रिटेन की एम्पायर तो थी। अगर वो खत्म हुई तो वर्ल्ड वार 2 की वजह से खत्म हुई, ना कि अफगानिस्तान में कब्जा करने की वजह से। उसके बाद यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, उसको हराया है अमेरिका ने प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू। इसके बाद फिर खुद अमेरिका ने 20 सालों तक इन्वेजन रखा अफगानिस्तान में, अमेरिका तो खत्म नहीं हुआ। तो अब कहां से आप इसे बोल सकते हैं द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स? इट इज टोटली नॉनसेंस। बल्कि मैं मानता हूँ मंदिर का घंटा है, कोई भी बजा के चला जाता है। अब ये चीज तो बिल्कुल नॉर्मल है। दुनिया में जितनी भी एम्पायर्स रही हैं वो सब तो आज खत्म हो चुकी हैं। फिर अगर कोई एम्पायर खत्म हुई, उस चीज का आप अफगानिस्तान के साथ लिंक नहीं जोड़ सकते। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि इंडिया इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। क्यों? क्योंकि मुगल इंडिया में आए, खत्म हो गए, अंग्रेज इंडिया में आए, खत्म हुए, विच इज नॉनसेंस एब्सोल्युटली। बल्कि अंग्रेज पहले तो अफगानिस्तान से निकले थे, उसके 40 साल बाद वो इंडिया से निकले। तो फिर क्या इंडिया भी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हम उसी कंट्री को कह सकते हैं जिसने सच में एम्पायर्स को क्रश किया, उन्हें खत्म किया अपने अंदर समेट के। और अगर ऐसी कोई कंट्री है तो वो है रशिया। ह्यूमन हिस्ट्री में बस 2 ही ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली रशिया पर अटैक किया और कुछ टाइम तक फिर इन्वेजन भी रखा। पहले थे वाइकिंग्स, उसके बाद थे मंगोल्स। कभी अगर टाइम मिला तो वाइकिंग्स और मंगोल्स की कहानी भी आपको सुनाएंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, देन आई सैल्यूट योर पेशेंस कि इतना लंबा वीडियो आपने देखा बिना एडिटिंग के। बाकी अगर आपको हिस्ट्री की इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को देखिए, जहाँ पर हमने हिस्ट्री ऑफ अमेरिका को समझाया है। और अगर आपको हिटलर की आइडियोलॉजी को समझना है तो ये है हिटलर की ऑटोबायोग्राफी, माइन कैम्प।